हेलो गाइस, वेलकम हियर। सो टुडे वी डिस्कस अबाउट द क्वेश्चंस ऑफ आयनिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, ये मेडिकल और नीट के अंदर आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं क्वेश्चंस, तो इनके बारे में हम डिस्कस करेंगे किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इस तरीके से अगर और भी क्वेश्चंस आते हैं रिलेटेड क्वेश्चंस तो आप किस तरीके से उन्हें सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो आप यहाँ पे से इसका ये स्क्रीनशॉट ले सकते हो यहाँ से, और इसके बाद अब हम एक एक करके इन्हें सॉल्व करेंगे। ठीक है, ये सारे स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस एसिड। तो नॉट ए लुईस एसिड बोल रहा है, आपको सबसे पहले तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कौन सा ऐसा है जो कि लुईस एसिड नहीं है। सो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि लुईस एसिड्स कौन से होते हैं। कौन से होते हैं लुईस एसिड? जो कि हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और लुईस बेस क्या होते हैं हमारे, जस्ट इसके अपोजिट। ठीक है, तो लुईस बेस जो इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो लुईस बेस होते हैं, और जो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं वो क्या होते हैं, लुईस एसिड। तो इस तरीके से आर्सेनियस एसिड, ब्रोंस्टेड एसिड्स हैं, तो वो सब हमें डिस्कस नहीं करना है, अभी सिर्फ मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या करना है, लुईस एसिड कौन से हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे। अब इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करना है तो वहाँ पे दो कंडीशन हो सकती हैं, या तो उसके पास क्या हो, पॉजिटिव चार्ज हो तब वो एक्सेप्ट कर सकता है, या फिर क्या हो, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल्स हों, है ना, तभी वो एज ए लुईस एसिड एक्ट कर सकता है। तो अब यहाँ पे ऑप्शन में आप देखो, पहला ऑप्शन क्या है, CO। तो CO के पास ना तो इस पे पॉजिटिव चार्ज है, और कार्बन और ऑक्सीजन ना तो इनके पास क्या होती है, वैकेंट डी ऑर्बिटल भी नहीं होती है ना। तो ये हमारा एज ए लुईस, नॉट ए लुईस एसिड होगा, क्योंकि यहाँ पर इसके पास कोई भी ऐसे कैरेक्टर्स नहीं है जो कि एक लुईस एसिड को शो करने चाहिए। तो पहले ही ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा, CO। ठीक है, बाकी को अगर हम यहाँ पर देखें SiCl4, SO3, तो इन दोनों में क्या है, इन दोनों के पास क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल्स हैं, तो वे यहाँ पर अपने इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, और यहाँ पर भी इस पर पॉजिटिव चार्ज भी है, और यहाँ पे क्या है, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल भी है। तो ये सारे तो हमारे लुईस एसिड होंगे, लेकिन CO क्या होगा, नॉट ए लुईस एसिड, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्लियर है। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे देखो क्या दे रखा है, आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ये आपके सारे आयनिक इक्विलिब्रियम के आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो हम वो डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक आपको इक्विलिब्रियम रिएक्शन दे रखी है, यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सी कंडीशन ट्रू है। तो HClO4 को जब हम वाटर के साथ रिएक्ट करा रहे हैं तो ये बन रहा है हमारा H3O पॉजिटिव एंड ClO4 नेगेटिव। तो इसमें से कौन सी सही है। अब यहाँ पे आप इसे समझने के लिए ऑप्शंस चारों देख लो कि पहले तो क्या कह रहा है कि HClO4 इज अ कंजुगेट एसिड ऑफ वाटर। कौन सा होगा आप पहले से रीड कर सकते हो, आई थिंक आपको विजिबल होगा। सेकंड में रीड कर देती हूँ, H3O पॉजिटिव इज अ कंजुगेट बेस ऑफ वाटर, H2 is a conjugate acid of H3O positive and ClO4 negative is a conjugate base of HClO4। ठीक है, तो अब हमारे को एक टर्म पता होनी चाहिए इसके लिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, वो क्या है, एसिड एंड बेस। ठीक है, और एसिड और बेस के हमें पता है कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका क्या होता है, वीक कंजुगेट बेस होता है ना। और इसी तरीके से अगर हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका क्या होगा, वीक कंजुगेट एसिड। ये चीज़ क्लियर है कि अगर कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका जो कंजुगेट बेस बनेगा रिएक्शन के टाइम में वो कैसा होगा, वीक होगा, और अगर उसका बेस स्ट्रॉन्ग बेस है तो उसका जो एसिड बनेगा वो कैसा होगा, वीक एसिड होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब यहाँ पर देखो क्वेश्चन में कि यहाँ पर HClO4 और वाटर, इनका आपस में तो रिलेशन ही नहीं है, क्योंकि ये दोनों रिएक्टेंट है, तो इसे तो हम कट कर सकते हैं। सेकंड वाला अगर यहाँ पर देखो, H3O पॉजिटिव इज अ कंजुगेट बेस ऑफ वाटर, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, बेस पे कैसा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज, इस तरीके से आप सकते हो, तो ये भी नहीं होगा। H2 इज अ कंजुगेट एसिड ऑफ H3O पॉजिटिव, H3O पॉजिटिव खुद इटसेल्फ एसिड है, तो ये तो उसका कंजुगेट एसिड नहीं हो सकता। लास्ट वाले देखते हैं, ClO4 नेगेटिव इज अ कंजुगेट बेस ऑफ HClO4। तो अब यहाँ पर ये देखो, ये क्या कह रहा है कि ये HClO4 का, ये जो हमारा ClO4 नेगेटिव है, ये क्या है, कंजुगेट बेस हो, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ पे ये कैसे ठीक है, मैं इसे भी आपको एक बार एक्सप्लेन कर देती हूँ, इसे रब कर देते हैं। तो अब यहाँ पर देखो ये क्या कह रहा है कि ClO4 नेगेटिव, आई थिंक विजिबल है ना, हाँ, इज अ कंजुगेट बेस ऑफ किसका, HClO4। तो ये हमारा क्या हो गया, एसिड, और इसने क्या किया, अपने एक प्रोटॉन को रिमूव करके क्या फॉर्म कर दिया, ClO4 नेगेटिव, और इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, बेस। तो ये क्या हो गया, ClO4 नेगेटिव बेस हो गया किसका, इसका। और बेस हमें पता है कि इसने क्या किया होगा, प्रोटॉन को, अपना ये प्रोटॉन रिमूव किया होगा, और इससे क्या फॉर्म किया होगा, कंजुगेट बेस को फॉर्म किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन देखो, आप ट्राई करो सॉल्व करने की। ये मैंने यहाँ पर ईयर भी लिख दिए हैं कि कौन कौन से ईयर्स के अंदर ये क्वेश्चंस आए हुए हैं आपके मेडिकल एग्जाम के अंदर। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्ट बोथ एज ए ब्रोंस्टेड एसिड और ब्रोंस्टेड बेस। तो अब आपको यहाँ पे वो पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा है जो कि
ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों की तरह एक्ट कर सकता है। तो उसके लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन से होते हैं और बेस कौन से होते हैं, ठीक है। तो अभी जैसे हमने पढ़ा कि लुईस एसिड हमारे कौन से थे, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को जो एक्सेप्ट कर रहे थे, और हमारे लुईस बेस कौन से होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। ब्रॉन्स्टेड के केस के अंदर अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो इलेक्ट्रॉन से इनका कोई रिलेशन नहीं है, इनका रिलेशन किससे है, प्रोटॉन से, ठीक है। तो ब्रॉन्स्टेड एसिड कौन से होते हैं, प्रोटॉन डोनर, ठीक है। तो जो प्रोटॉन डोनर की तरह एक्ट करते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे ब्रॉन्स्टेड एसिड, और जो कि प्रोटॉन को क्या करें, एक्सेप्ट करें, वो हमारे क्या होते हैं, ब्रॉन्स्टेड बेस। ये चीज़ क्लियर है, ठीक है। तो ये प्रोटॉन, अब यहाँ पर देखो इनमें से कौन सा है जो कि ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों की तरह एक्ट कर रहा है, यानी कि अब वो स्पीशीज़ को आपको चुनना है, इसमें से डिसाइड करना है जो कि प्रोटॉन को दे भी रहा हो और प्रोटॉन को एक्सेप्ट भी कर रहा हो। तो अब यहाँ पे पहला वाला अगर आप देखो Cl नेगेटिव, तो इसके पास ये ब्रॉन्स्टेड क्या कहते हैं, बेस की तरह तो एक्ट कर सकता है, क्योंकि एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर लेगा तो ये HCl फॉर्म कर लेगा, लेकिन इसके पास डोनेट करने के लिए तो प्रोटॉन है ही नहीं, तो ये हमारा ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह तो एक्ट कर ही नहीं सकता। सेकंड वाला देखते हैं, सेकंड वाला देखो HCO3 नेगेटिव। अब यहाँ पर देखो इसके पास डोनेट करने के लिए प्रोटॉन है ना, तो ये क्या बना सकता है, CO3 नेगेटिव, तो ये तो पॉसिबल है, ये ब्रॉन्स्टेड एसिड की तरह एक्ट कर रहा है। अब चेक करते हैं कि हाँ ये ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह एक्ट कर रहा है या फिर नहीं। तो ब्रॉन्स्टेड बेस की तरह एक्ट करने के लिए इसे क्या करना होगा, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करना होगा। तो अगर हम HCO3 नेगेटिव के अंदर एक प्रोटॉन ऐड कर दें तो ये क्या फॉर्म कर लेगा, H2CO3, तो ये भी पॉसिबल है, यानी कि ये ब्रॉन्स्टेड एसिड और ब्रॉन्स्टेड बेस दोनों की तरह एक्ट कर रहा है। तो आपका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, HCO3 नेगेटिव। ये वाला क्लियर है, ठीक है, इसे रब कर देती हूँ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं हम। सो क्वेश्चन नंबर 4 है लुईस एसिड। अब ये तो अभी हमने पढ़ा, देखो अभी आपने एक वाला क्वेश्चन पढ़ा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए लुईस एसिड। तो अगर आपको ये पता है कि लुईस एसिड कौन से होते हैं तो आप इजीली पिकअप कर सकते हो यहाँ से। इसका आंसर तो मुझे अब देने की जरूरत भी नहीं है, आप बता सकते हो खुद ही। देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज नेसेसरी, ऐसी तो हमने कंडीशन नहीं पड़ी। इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, ऐसा भी नहीं होता, लुईस बेस होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं। ऑलवेज है प्रोटॉन डोनर, इनका प्रोटॉन से तो ऐसा कुछ हमने रिलेशन नहीं पढ़ा। और हमें पता है कि हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर, ठीक है। तो ये हमारे क्या हो जाएंगे, लुईस एसिड। ये वाली चीज क्लियर है। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड इज। एक्वस सॉल्यूशन सोडियम साइनाइड क्या होता है, NaCN। और इसका क्या बोल रहा है कि अगर हम इसका क्या बनाएं, एक्वस सॉल्यूशन, यानी कि हम वाटर ऐड कर दें इसके अंदर, तो क्या फॉर्म होगा, एक एसिड फॉर्म होगा, बेस फॉर्म होगा, एम्फोटेरिक या फिर न्यूट्रल। एम्फोटेरिक कौन से होते हैं आपको पता होना चाहिए, जो कि एसिड और बेस दोनों की तरह रिएक्ट करते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, एम्फोटेरिक। अब यहाँ पे इसे चेक करते हैं, देखो Na को हम लिख सकते हैं इस तरीके से, Na पॉजिटिव एंड Cn नेगेटिव, ठीक है। और H2O को हम लिख सकते हैं H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो अगर मैं इन दोनों को आपस में, पॉजिटिव वाला हमेशा नेगेटिव के साथ रिएक्ट करेगा, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ इसे NaOH प्लस HCN, यानी कि जब हमने NaCN को वाटर के अंदर डाला होगा तो ये दोनों चीज़ हमारी फॉर्म हुई होंगी। और NaOH हमें पता है कि क्या होता है, बेस होता है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम साइनाइड इज बेसिक, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो विच ऑफ द, हाँ विजिबल है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस। आपको पूछ रहा है कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा। तो उसके लिए अभी हमने एक कंडीशन पढ़ी थी कि अगर हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, तो उसका जो बेस बनेगा वो कैसा होगा, वीक होगा, है ना। तो अगर हम यहाँ से पिकअप कर लें, क्या कह रहा है कि स्ट्रॉन्गेस्ट कॉन्जुगेट बेस कौन सा होगा, तो अब हमारे को बेस स्ट्रॉन्ग चाहिए, तो उसके लिए एसिड कैसा होना चाहिए, वीक होना चाहिए, क्योंकि जस्ट अपोजिट कंडीशन रहेगी, ठीक है। वीक कॉन्जुगेट बेस बनेगा यहाँ पर। और अगर हमारा वीक एसिड होगा तो जो हमारा वो बनेगा इसका कॉन्जुगेट एसिड, सॉरी कॉन्जुगेट बेस जो यहाँ पर बनेगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ये चीज़ क्लियर है ना। आपको बस इतना ध्यान में रखना है कि स्ट्रॉन्ग के साथ आपको वीक को रिलेट करना है, और एक एसिड तो है ही, तो उसका बनेगा, बन के क्या आएगा, वीक बन के आएगा बेस, ठीक है। अब यहाँ पे वीक एसिड है तो इसका जो बेस बनेगा वो कैसा होगा, कॉन्जुगेट बेस स्ट्रॉन्ग होगा। तो हमें देखो पता ही है आप सबको कि CH3COOH ये हमारा क्या है, वीक एसिड है, तो इसका जो कॉन्जुगेट बेस बनेगा वो कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो वो यही पूछ रहा था कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस किसका होगा। तो जो हमारा सबसे वीक एसिड होगा उसका जो बेस बनेगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस बनेगा, तो CH3CO नेगेटिव हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं, NaOH इज अ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब यहाँ पे बोल रहा है कि NaOH हमें पता है कि ये एक
स्ट्रॉन्ग बेस होता है किस वजह से? इट गिव OH आयन नेगेटिव। हाँ, ये कंडीशन सही है कि अगर हमें पता है कि अगर OH आयन डोनेट करता है कोई सब्सटेंस तो हम उसे बेस की कंडीशन में कैटेगराइज करते हैं। इट कैन बी ऑक्सीडाइज, ऐसा कोई रिलेशन नहीं पड़ा। इट कैन बी इजिली आयनाइज, इससे का भी कोई रिलेशन नहीं है। बोथ A एंड C, तो यहाँ पे ये भी ऑप्शन नहीं है, ये भी नहीं है, तो फर्स्ट वाला हमारा क्या हो जाएगा? ठीक। यानी कि वो सब्सटेंस जो कि हमारे OH आयन को रिलीज करते हैं वो हमारे क्या होते हैं? स्ट्रॉन्ग बेस। इसके अलावा आपके KOH भी है जैसे कि, तो वो भी हमारा क्या हो जाएगा? स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएगा। ये वाले क्वेश्चंस क्लियर है। आगे चलते हैं। यहाँ पर देखो ये सारे मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, दोबारा से बोल रही हूँ मैं कि कौन कौन से ये मेडिकल एग्जाम्स में आपके आए हुए हैं वो मैंने यहाँ पर लिख दिया है, ठीक है। अब आप ये क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो अगर, तो आप ट्राई कर सकते हो इससे डिफरेंट क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने के लिए। और यही सारे कंसेप्ट होते हैं, इसके अलावा भी और भी कंसेप्ट हैं, बट अगर इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं तो आप यही कंसेप्ट को यूज़ करोगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखो, ऑन एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड टू अ सोल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड। तो अब यहाँ पे ये क्या बोल रहा है, इसे रब कर देती हूँ मैं। यस, तो यहाँ पे क्वेश्चन है कि अगर हम एडिशन करें ऑन एडिशन ऑफ अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड क्या होता है? NH4Cl टू अ सॉल्यूशन ऑफ अमोनियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। तो अगर मैंने अमोनियम क्लोराइड को NH4OH के अंदर ऐड कर दिया तो क्या होगा? तो आपको सबसे पहले इन ऑप्शंस में जाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये किस कंसेप्ट की बात कर रहा है, कौन सा कंसेप्ट है ये। तो आपके माइंड में तुरंत आना चाहिए कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। ये भी आपका आयनिक इक्विलिब्रियम के ही सारे क्वेश्चंस हैं, तो उसके अंदर एक टॉपिक है कॉमन आयन इफेक्ट, आई थिंक आपने पढ़ा ही होगा। तो कॉमन आयन इफेक्ट में एक बार मैं शॉर्ट में बता देती हूँ क्या होता है। देखो, कॉमन नाम से समझ में आ रहा है कि कॉमन होना चाहिए कुछ ना कुछ, तो यहाँ पे हमें दिख रहा है NH4, ठीक है। तो वहाँ पर अब जरूरी नहीं है कि हमेशा कैटायन ही कॉमन हो, एनायन भी कॉमन हो सकते हैं, तो बस कॉमन होना चाहिए कुछ ना कुछ। तो कॉमन आयन इफेक्ट क्या कहता है कि अगर दो आयन्स कॉमन हैं तो उसमें क्या होता है, हमारी जो सब्सटेंस है उसकी सॉलिबिलिटी क्या हो जाती है? डिक्रीज कर जाती है। इसे मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, बस मैं आपको बता दे रही हूँ, चलो मैं लिख ही देती हूँ। सब्सटेंस की क्या होगी? सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाएगी। यानी कि अगर आपको कहीं पे भी कॉमन आयन दिख रहे हैं तो आपको क्या कॉन्सेप्ट यूज़ करना है? कॉमन आयन इफेक्ट। और उससे क्या होता है, जो सब्सटेंस है उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर जाती है। सॉलिबिलिटी कब डिक्रीज करेगी? जब उसकी जो डिसोसिएशन प्रॉपर्टी है, यानी कि वो आयनाइज होने की प्रॉपर्टी, वो क्या हो जाए? डिक्रीज कर जाए। यानी कि जैसे ये है NH4 पॉजिटिव, NH4Cl है, तो ये किस में आयनाइज होगा? हमारा NH4 पॉजिटिव के अंदर एंड Cl नेगेटिव के अंदर। तो अगर इसकी ये डिसोसिएशन पावर होने की, मतलब डिसोसिएट होने की टेंडेंसी डिक्रीज कर जाएगी तो इसकी सॉलिबिलिटी भी डिक्रीज कर जाएगी। तो यहाँ पर अगर सॉलिबिलिटी अब कॉमन आयन इफेक्ट है तो सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर रही होगी, और सॉलिबिलिटी डिक्रीज कर रही है तो आयन को, मतलब ये आयनाइज होने की इसकी जो टेंडेंसी है वो भी क्या हो रही होगी? डिक्रीज कर रही होगी। तो देखो ऑप्शंस क्या क्या दे रखे हैं। डिसोसिएशन ऑफ NH4OH इंक्रीज, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि अभी हमने पढ़ा कि क्या हो जाता है? डिक्रीज कर जाती है। कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन इंक्रीज, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि जब उसके डिसोसिएशन होने की टेंडेंसी डिक्रीज हो रही है तो कंसंट्रेशन भी इंक्रीज नहीं करेगी। यहाँ पर देखो कंसंट्रेशन ऑफ OH आयन डिक्रीज, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि जैसे ही कॉमन आयन इफेक्ट लगेगा वहाँ पर, तो वहाँ पर उसकी सॉलिबिलिटी डिक्रीज होगी। किस वजह से? क्योंकि उसकी डिसोसिएशन होने की टेंडेंसी डिक्रीज हो जाएगी। तो OH आयन जो कि जनरेट हो रहे होंगे रिएक्शन के टाइम पे, ये जो हमारा NH4OH है, ये देखो ये क्या जनरेट कर रहा होगा? NH4 पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव। तो ये OH आयन को जनरेट करने की टेंडेंसी इसकी डिक्रीज हो रही होगी। तो अब जब इसकी डिक्रीज हो रही है टेंडेंसी की, OH आयन जनरेट ही नहीं हो पा रहे, तो OH आयन की कंसंट्रेशन भी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। और ये दोनों इंक्रीज है तो ये तो वैसे ही नहीं होगा, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इन ए सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट द आयनिक प्रोडक्ट ऑफ देयर कंसंट्रेशन are the constant at constant temperature and this constant for electrolyte is known as। अब यहाँ पर देखो सैचुरेटेड सॉल्यूशन की वो बात कर रहा है और इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है। तो यहाँ पर किसकी रिलेट कर रहा है? हमें पता है कि सॉलिड अगर इक्विलिब्रियम में है किसी सॉल्यूशन के साथ में तो उसे हम क्या बोलते हैं? सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट। यहाँ से हम उस सॉलिड की सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये आयनिक प्रोडक्ट, आयनाइजेशन कांस्टेंट, यहाँ आयनाइजेशन डिसोसिएशन तो कुछ हो ही नहीं रहा। और यहाँ पर हमारे पास हमने पढ़ा सॉल्यूशन भी है और इलेक्ट्रोलाइट है जो कि सॉलिड हो सकता है। तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? हमारा सॉलिबिलिटी प्रोडक्ट, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द यूनिट ऑफ आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर KW। तो आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर को हम KW से रिप्रेजेंट करते हैं। इसकी यूनिट कौन सी वाली होगी? तो यहाँ पर ये भी नहीं है। मोल इनवर्स, L इनवर्स, आई थिंक विजिबल तो होगा ना आप लोगों को ये चीज़? हाँ, ठीक है। तो ये भी नहीं होगी, ये भी नहीं है, और ये है हमारी राइट यूनिट। यानी कि अगर हमारा आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर है उसकी यूनिट क्या होती है? डायरेक्टली उसकी यूनिट पे क्वेश्चन आया हुआ है, मोल स्क्वायर L इनवर्स बाय 2। यानी कि ये हमारा इस तरीके से होगा, ये
L नीचे, आई थिंक ये विजिबल नहीं है, मैं ऊपर लिख देती हूँ। तो आपको ये यूनिट्स लर्न करनी है, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जब ऊपर आएगा तो ये क्या हो जाएगा, मोल 2L-2, ठीक है, इस तरीके से। अगला है कि pH वैल्यू ऑफ ए सॉल्यूशन हुज हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन इज। तो हमें पता है कि pH वैल्यू हमारे को फाइंड आउट करनी है, ठीक है। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन हमारे को दे रखी है। हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन एक्चुअली में होता क्या है, इसे अगर हम लिखें तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं H3O पॉजिटिव। इसकी कंसंट्रेशन दे रखी है इन्होंने 6.2 × 10⁻⁹ मोल इनवर्स, ठीक है, मोल पर लीटर। तो अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, pH फाइंड आउट करना है। और pH क्या होता है हमारा, हमें पता है माइनस लॉग और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, ठीक है। हमेशा ये चीज़ ध्यान रखना, ये जो हम ब्रैकेट यूज़ करते हैं ये हम किसके लिए यूज़ करते हैं, इसे ऐसे बना लो, ठीक है। नेक्स्ट चलो इस तरीके से। तो ये जो ब्रैकेट है ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, कंसंट्रेशन को। अगर आपके माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम ये इसे ऐसे भी तो लिख सकते थे, पर हमें क्या यहाँ पे मेंशन करना है, इसकी कंसंट्रेशन, इसलिए हमने इसे क्या किया है, इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर लिखा है, ठीक है। तो अब हमारे पास हाइड्रोनियम आयन कंसंट्रेशन गिवन है, इसे हम H पॉजिटिव भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे हमें सिंपल माइनस लॉग और ये जो कंसंट्रेशन दे रखी है इसे पुट करना है और इसे सॉल्व कर लेना है आपको। तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 8.21, ठीक है। चलो, तो ये बस आपको ये फॉर्मूला ध्यान रखना है कि अगर pH निकालने का फॉर्मूला आता है तो हमें ये वाला फॉर्मूला यूज़ करना है। और ये H क्या है, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पर ये वाला हो गया, विच व्हेन ए सॉलिड पोटेशियम साइनाइड इज एडेड इन अ वाटर देन। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, फिर से वही वाली रिएक्शन वाली आपको करनी है। आपको क्या रिएक्ट कराना है, पोटेशियम साइनाइड। पोटेशियम साइनाइड का फॉर्मूला हमें पता है KCN, इसे हमने वाटर के अंदर ऐड करना है। तो ये क्या है कि pH पे क्या इफेक्ट आएगा, pH इंक्रीज करेगा, pH डिक्रीज करेगा, रिमेन सेम रहेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल नॉट चेंज। तो ये तो आप इसे हटा ही दो क्योंकि वो तो pH से रिलेट कर रहा है क्वेश्चन को, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी से हम, हाँ चलो इसे भी अभी आप मत करो क्योंकि आप कंफ्यूज हो गए। अब आप इसे सॉल्व करने की कोशिश करो। अगर आप इसे खुद से सॉल्व करवा रहे हो वीडियो को पॉज करके, अगर नहीं कर पाते हो तो फिर मैं आपको बता दूँ, यहाँ पे मैं बता ही रही हूँ। देखो अब ये क्या कह रहा है, पोटेशियम साइनाइड को हम वाटर के अंदर एंटर करा रहे हैं। हमें पता है कि ये इस तरीके से लिख सकते हैं हम इसे K पॉजिटिव Cn नेगेटिव, क्योंकि ये हमारे कैसे आयनिक सब्सटेंस है तो ये आयनाइज होंगे। वाटर भी हमें पता है कि H पॉजिटिव है OH नेगेटिव। अब देखो फिर से ये पॉजिटिव वाला किसके साथ रिएक्ट करेगा, नेगेटिव वाले के साथ। तो ये क्या बना लेगा हमारा KOH, और यहाँ पर ये नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में रिएक्ट करेंगे तो ये क्या बन जाएगा HCN। अब ये जो हमारा KOH बना, अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको याद हो कि NaOH वाला जब हम ये क्वेश्चन कर रहे थे यहाँ पर कि NaOH हमारा स्ट्रॉन्ग बेस है, इसी तरीके से हमारा जो KOH है ये भी हमारा क्या है, बेस है। तो यहाँ पर क्या होगा, अब ये बेस है तो ये हमें पता चल चुका है कि हमारा बेस निकल के आ रहा है रिएक्शन के टाइम पे। तो pH पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो pH इंक्रीज करेगा, pH डिक्रीज करेगा, pH सेम रहेगा। तो हमें पता है pH का एसिड और बेस के साथ क्या रिलेशन होता है। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा स्केल रहता है। यहाँ पर इधर से इस तरीके से ये 7 न्यूट्रल होता है, 0 से 7 तक हमारे क्या होते हैं एसिड, और बेस हमारे क्या होते हैं 7 से 12 तक। और अगर 7 है किसी का pH तो वो क्या होता है न्यूट्रल। तो अब हमें पता है कि हमारा क्या है, बेस है, और बेस है तो यहाँ पे pH क्या हो रहा होगा, इस साइड पे इंक्रीज कर रहा होगा। तो यहाँ पर हमारा pH क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। अगर एसिड निकल के आता हमारी रिएक्शन के टाइम पे तो pH डिक्रीज करता है, ठीक है। और अगर pH विल रिमेन सेम, यानी कि वहाँ पे कैसी कंडीशन होती, जो उसका pH है स्टार्टिंग वाले मटेरियल का और वही जो हमारा प्रोडक्ट आया उसका भी pH सेम है, तो हमारा pH सेम रहता है, ठीक है। तो अब इसका, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास बेस आया था क्वेश्चन में को जब हमने सॉल्व किया, और बेस का अगर है तो pH क्या हो रहा होगा, 7 से हम 14 की तरफ जा रहे होंगे तो pH हमारा क्या हो रहा होगा, इंक्रीज कर रहा होगा। आगे चलते हैं। pH ऑफ ए 10⁻³ m सॉल्यूशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड विल बी। तो फिर से हमारे को वही वाला फॉर्मूला यूज़ करना है, pH = log और हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन है ना। और HCl को हम इस तरीके से लिख सकते हैं H पॉजिटिव + Cl नेगेटिव। तो यहाँ पे जो भी हमारे पास कंसंट्रेशन दे रखी है इसे जस्ट आपको इसके अंदर पुट कर देना है 10⁻³ और इसे सॉल्व कर लेना है। तो आपका जो है आंसर निकल कर आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका आएगा कितना, 3। अगला देखो,
विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉन इलेक्ट्रोलाइट। अब नॉन इलेक्ट्रोलाइट और इलेक्ट्रोलाइट में इसके लिए आपको डिफरेंस पता होना चाहिए। तो देखो आपको जैसे यहाँ पे इन्होंने क्या क्वेश्चन दे दिया कि नॉन इलेक्ट्रोलाइट, अगले चांस में ऐसा हो सकता है कि वो ये क्वेश्चन दे दे कि इनमें से कौन सा इलेक्ट्रोलाइट है। तो इससे आप इस तरीके से बहुत ईजी समझ सकते हो। मैं आपको दोनों का मतलब समझा देती हूँ, इलेक्ट्रोलाइट और यहाँ पे लिख लेते हैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब होता है, जो कि आयनाइज हो सकते हैं, आयनाइज हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे NaCl है, तो इसकी हमारा Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के अंदर आयनाइज हो सकता है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, अगर इसी के साथ यहाँ पर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिखा हुआ आ जाता, जो बहुत ही जल्दी आयनाइज हो जाते हैं, वो हमारे क्या हो जाते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, जो कि आयनाइज नहीं हो रहे। वाटर के अंदर जब हम इसे डाल रहे होंगे तो ये तो हमारा आयनाइज होगा, लेकिन ये हमारा अगर हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट डालें वाटर के अंदर, यहाँ पे मैं डाल रही हूँ फॉर एग्जांपल और वाटर, तो ये जो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है ये आयनाइज नहीं होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर जो डिसोसिएट नहीं होते वो हमारे क्या होते हैं, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। और जो कि इस तरीके से डिसोसिएट हो जाते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के अंदर, वो हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स। ठीक है, तो अब ये चीज़ आपको समझ में आ गई कि इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट में क्या डिफरेंस है। पहला वाला तो आपको पता ही, अभी हम कर ही रहे हैं, तो ये तो क्या है, इलेक्ट्रोलाइट है, तो ये भी नहीं होगा। वो क्या पूछ रहा है, नॉन इलेक्ट्रोलाइट। CaCl2 को भी हम कर सकते हैं, Ca2 पॉजिटिव है ना, प्लस 2Cl नेगेटिव, तो ये भी आयनाइज हो रहा है, तो ये भी नहीं होगा। ये किसका फॉर्मूला होता है, C12H22O11। आपको पता है ये किसका फॉर्मूला है, शुगर का। अगर नहीं पता है तो आप इसे नोट कर सकते हो, C12H22O11 इज फॉर शुगर। और अगर हमारा ग्लूकोज है तो ग्लूकोज का तो सबको आई थिंक पता ही होगा, फिर भी मैं लिख देती हूँ एक बार, C6H12O6, ये हमारा क्या है, ग्लूकोज है। तो ये जो शुगर है, जब हम इसे वाटर के अंदर डालते हैं तो ये आयनाइज नहीं होती है, ये डिजॉल्व तो होती है। मैं ये नहीं मना कर रही कि डिजॉल्व नहीं होती, क्योंकि अगर हम लेमन वाटर फॉर्म करते हैं तो डिजॉल्व तो हो रही है, और वैसे भी आपको पता ही है कि चीनी पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, लेकिन ये आयनाइज नहीं होती, डिजॉल्व भी होती है बस। तो ये हमारा किसका एग्जाम्पल हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का। अगर आप लास्ट वाला ऑप्शन भी यहाँ पर देखो, लास्ट वाला ऑप्शन हमारा क्या है, CH3COOH, तो ये भी हमें पता है इस तरीके से आयनाइज हो जाएगा, नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, तो ये भी किसके अंदर आ जाएगा, इलेक्ट्रोलाइट के अंदर। लेकिन ये हमारा कौन सा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो अगर क्वेश्चन आ जाता है अगली बार से, मतलब क्वेश्चंस तो कुछ भी आ सकते हैं, बस मैं आपको जो जो बता सकती हूँ इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते टाइम, वो मैं आपको साथ साथ बताती चल रही हूँ। तो ये हमारा कैसा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का थर्ड वाला। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। अमोनियम हाइड्रोक्साइड इज अ, अमोनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। तो अभी देखो, अभी हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे थे, अब इन्होंने उसी को ही कैटेगराइज कर दिया कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है, नॉन है, या फिर बोथ अंडर डिफरेंट कंडीशन। ठीक है, बोथ अंडर डिफरेंट कंडीशंस का क्या मतलब है कि वो स्ट्रॉन्ग भी है, वीक भी है, बस आप कंडीशन चेंज कर दो, उसका नेचर चेंज हो जाएगा। तो अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4 पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव, तो ये जो है हमारा, ये इलेक्ट्रोलाइट तो है, क्योंकि देखो आयनाइज हो रहा है, तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट तो हम इसे कंसीडर करेंगे ही नहीं। बोथ अंडर डिफरेंट कंडीशन बचा अब ऑप्शन में आपका, और क्या बचा, स्ट्रॉन्ग या फिर वीक। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये हमारा पॉजिटिव में ब्रेक होता है और ये हमारा नेगेटिव के अंदर ब्रेक होता है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट का, यानी कि आयनाइज तो होगा लेकिन वीक है हमारा इलेक्ट्रोलाइट है ये जो है। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब यहाँ पर देखो, ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट या फिर बोथ अंडर डिफरेंट कंडीशन क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का क्या मतलब है, जो कि बहुत जल्दी से आयनाइज हो जाते हैं। लेकिन ये जो हमारा NH4OH है, ये बहुत ही डिफरेंट, मतलब बहुत ही स्लोली आयनाइज होता है, तो ये हमारा नहीं होगा, ये हमारा कैसा होगा, वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। तो ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट तो हो ही नहीं सकता, तो बोथ अंडर डिफरेंट कंडीशंस भी नहीं होगा, क्योंकि ये बहुत ही स्लोली आयनाइज होता है, इसलिए कौन सा होगा, हमारा वीक इलेक्ट्रोलाइट। अगला क्वेश्चन देखो, ये है हमारा, इफ़ A इज़ द डिग्री ऑफ आयनाइजेशन, आप इसे A भी बोल सकते हो या फिर अल्फ़ा भी बोल सकते हो। ठीक है, एंड C इज़ द कंसनट्रेशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट, आपको दे रखा है A क्या है, हमारा डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है, C क्या है, कंसनट्रेशन है, एंड A इज़ द एसिड आयनाइजेशन कॉन्स्टेंट। तो आपको A एंड C के बीच में रिलेशन बतानी है यहाँ पर। तो यहाँ पे देखो 4 ऑप्शंस दे रखे हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे, तो आपको पिकअप करना है कौन सा सही ऑप्शन है। तो मैं इसे सॉल्व करवा देती हूँ। तो इसके लिए आपको क्या पता होना है, ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ। और ऑक्सफोर्ड डाइल्यूशन लॉ हमारा की जो रिलेशन निकल के आती है, A², यहाँ पे ऐसे आप डिग्री ऑफ आयनाइजेशन बोल सकते हो, जो कि किसके इक्वल होता है, K - A/C।
तो अब यहाँ पे ये तो हमारे किसके लिए है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए। बट यहाँ पे अगर आप क्वेश्चन में देखो तो किसकी बात कर रहा है, वीक इलेक्ट्रोलाइट की। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा है, तो इसके लिए जो ए है इसकी वैल्यू क्या होती है, नेग्लिजिबल होती है। तो हम इसे नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ये जो पूरी टर्म है ये क्या हो जाएगी, नेग्लिजिबल। तो इसे हम इस तरीके से लिख सकते हैं K/C A², ठीक है। तो अब हमारा जो डिग्री ऑफ आयनाइजेशन है इसे हम किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको स्क्वायर हटा करके यहाँ पे हमारा अंडर रूट आ जाएगा। तो मैं इसे इस तरीके से लिख दूँ, A = K²/C, स्क्वायर नहीं है सॉरी, अंडर रूट K/C, ठीक है। तो हमारे पास ये रिलेशन आ गई इस तरीके से। एक तो ये हो गई, अगर ऑप्शन में इस तरीके से दे रखा होता तो हम ये देख लेते, बट यहाँ पर देखो ऑप्शन में इन्होंने इस तरीके से दे रखा है, इन्होंने क्या दे रखा है, ए का यहाँ पे स्क्वायर हटाया और यहाँ पे क्या लगाया है, रूट। तो ये वाला हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। तो यहाँ पर अभी तक हमने आयनिक इक्विलिब्रियम के अंदर जो क्वेश्चंस आए थे उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चंस कलेक्ट करके आपको सॉल्व करा दिए हैं। अगर आपको इस तरीके की वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं, और जिस भी टॉपिक पे आप चाहते हैं कि मैं वीडियो फॉर्म करूं तो मैं उस टॉपिक पे आपकी वीडियो फॉर्म कर दूंगी। आइदर ऑफ बायोलॉजी की कोई भी टॉपिक हो या फिर केमिस्ट्री की कोई भी टॉपिक हो, तो आप उसे कमेंट में करके बता सकते हैं। और अगर आपको कोई भी इंप्रूवमेंट चाहिए वीडियो के अंदर, आपको कुछ नहीं पसंद आ रहा है, तो वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड बाय बाय।